नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए हमारी प्रैक्टिस सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें कि आज प्रैक्टिस सेट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे जीएस, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के अति संभावित प्रश्नों पर। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और दोस्तों, अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी अच्छी परसेंटाइल आने की संभावना और भी अधिक बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस मौर्य राजा को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है बिंदुसार। अब बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि बिंदुसार को अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। अशोक बिंदुसार के सुपुत्र थे और अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। ये फैक्ट्स भी आप इस क्वेश्चन के साथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तुर्क ए चेहलगानी नामक संगठन का निर्माणकर्ता कौन था? अब दोस्तों, तुर्क ए चेहलगानी तुर्क सरदारों का संगठन था, जिसको कि बनाया था इल्तुतमिश ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था। और रजिया सुल्तान कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की, या कहें एक तरीके से भारत की प्रथम महिला सुल्तान, प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश की यह बेटी थी। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसको लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है ये लाखों का दान करता था, इसलिए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन इमारतों का निर्माण करवाया था? तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण इसके द्वारा ही कराया गया था। अब कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश 1210 में गद्दी पर बैठता है और इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर पेपर में आता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ आप ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको काकोरी कांड के में शामिल होने के आरोप में फांसी नहीं दी गई थी? यहां पर लिखा हुआ है नहीं दी गई थी। अब दोस्तों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और सचिन सान्याल, इसके साथ एक नाम और है रोशन सिंह। अब ये 4 नाम जो ऊपर के हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन चारों को काकोरी कांड में फांसी दी गई थी। सचिंद्रनाथ सान्याल ये भी काकोरी कांड से संबंधित थे, लेकिन इनको फांसी नहीं दी गई थी, इनको कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जब क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। अगला प्रश्न, बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। देखिए दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की गई थी। ये फैक्ट्स भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यवगत के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखिए दोस्तों, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिखा है, ये हिंदी में भी लिखा आ सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इंग्लिश में तो लिखा ही हो सकता है। तो दोस्तों, इसको शुरुआत की थी इसकी लॉर्ड डलहौजी ने। और व्यवगत का सिद्धांत यह था कि अगर किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है तो वो किसी और पुत्र को गोद नहीं ले सकता था और उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। तो दोस्तों, राज्यों को हड़पने की यह नीति थी जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। अब इसमें पूछा गया है, सर्वप्रथम विलय किया गया राज्य कौन सा था? तो सबसे पहले जो राज्य विलय किया गया था वो है दोस्तों सतारा। 1848 में सतारा को व्यवगत के सिद्धांत के द्वारा अंग्रेज राज्य में विलय कर लिया गया था। नागपुर को 1854 में विलय किया गया था। झांसी को 1853 में विलय किया गया था। और पंजाब को व्यवगत के सिद्धांत के द्वारा विलय नहीं किया गया था। पंजाब के साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद पंजाब को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में किस प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है दोस्तों, मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है, ओडिशा से होकर भी गुजरती है, पर ऑप्शन सी झारखंड से होकर ये नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के पास। अब यह देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका मतलब क्या है, अगर लंदन में 12 बजे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे, यानी भारत का टाइम लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। भारत की मानक समय रेखा 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। अब ये 5 प्रदेश कौन कौन से हैं? तो देखिए, 5 प्रदेशों के नाम आप इस तरीके से याद रखिएगा, मौका याद रखिए, MOUCA। तो एम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 प्रदेश आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मानसरोवर तिब्बत से उद्गमित होती है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल सा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सिंधु। सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर तिब्बत से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अब यह थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करने वाला प्रश्न है, पर इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, चीन। चीन सर्वाधिक गेहूं उत्पादित करता है और भारत का इस गेहूं उत्पादन करने में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? फ्लोरिकल्चर फलों का उत्पादन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन बिल्कुल सही है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन बिल्कुल सही है, हॉर्टिकल्चर बागवानी बिल्कुल सही है, पर ऑप्शन ए बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। दरअसल फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से संबंधित होता है, फलों के उत्पादन से नहीं। फलों के उत्पादन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मॉन्ट्रियल सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 बिल्कुल सही है। रियो सम्मेलन ये भी बिल्कुल सही है 1992। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों 1993 यह गलत लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना भी हुई थी। अब आपको पता होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून को ही हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा में आयोजित हुआ और यह ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया गया था? ओजोन परत के संरक्षण संबंधित व्यवस्थाएं की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर कब हुआ था कन्वेंशन? तो 1992 में हुआ था, जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आयोजित हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है और यह लागू कब हुआ था, आयोजित कब हुआ था? 1997 में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, देहरादून। देखिए दोस्तों, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान वो है बरेली इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में और वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी समिति गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केलकर समिति, रंगराजन, लकड़वाला, तेंदुलकर। देखिए दोस्तों, ये 3 समितियां और इसके साथ एक और समिति आप याद रखिएगा, अलग समिति। ये चारों समितियां गरीबी आकलन से संबंधित हैं, जबकि केलकर समिति कर निर्धारण से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों, इन समितियों को आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, आप इन समितियों को याद करने के लिए याद रखिए रैट प्लस एल। अब रैट का मतलब रंगराजन, अलग, तेंदुलकर और एल का मतलब लकड़वाला समिति। तो इस तरीके से आप ये समितियां याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक हमारे संविधान में जनरली बात करें तो 36 से 51 तक हम लोग का दोस्तों नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं और उन्हीं से संबंधित अनुच्छेद यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 51 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत गठन से संबंधित कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है और इसका सही अगर अनुच्छेद होगा तो वो होगा अनुच्छेद 40। तो ये भी आप बात याद रखिएगा। और एक दोस्तों बात और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लोकसभा सांसदों की संख्या वाला प्रदेश है। बहुत ही सरल प्रश्न है और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इसका सही जवाब ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र से 48, पश्चिम बंगाल 42 और बिहार से 40 लोकसभा की सीटें होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। देखिए दोस्तों, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता, 5 वर्ष भी नहीं होता, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ये भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। दरअसल दोस्तों, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। तो ऑप्शन डी इस तरीके से सही जवाब होगा। और याद रखिएगा कि भारत में संविधान 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अगला प्रश्न, धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। अगला प्रश्न, कजरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों याद रखिएगा कि ऑप्शन है उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र का नृत्य है कजरी, केरल में मोहिनी अट्टम आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र का दोस्तों तमाशा और लावणी, कर्नाटक का याद रखिएगा दोस्तों यक्षगान। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश की किरण का अपने घटक रंग विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश की किरण अपने घटक रंगों में विभाजित होती है जैसे कि इंद्रधनुष, तो उस घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण का अर्थ होता है रंग और विक्षेपण का अर्थ होता है बटना, तो रंगों में बटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अपवर्तन की घटना होती है जब प्रकाश अपना मार्ग बदलता है। परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश अपने पथ पर वापस लौट जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका प्रयोग कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है थायराइड के उपचार में, और आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है ट्यूमर की पहचान करने में, और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कैंसर को नियंत्रित करने में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पादप हार्मोन में से कौन सा एक वृद्धि रोधी हार्मोन है? देखिए दोस्तों, पादप हार्मोन दो तरीके के होते हैं। एक होता है वृद्धि रोधक जो वृद्धि को रोकता है, और एक होता है वृद्धि प्रवर्धक जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो देखिए दोस्तों, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ये तीनों वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधी हार्मोन होता है, ये पौधे की वृद्धि को रोकता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इसके अलावा एक फैक्ट आप ये भी याद रखिएगा कि एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है, और एथिलीन फलों को पकाने वाला हार्मोन भी होता है। तो ये फैक्ट भी आप इसके साथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है और इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी सभी ग्रंथियों के ऊपर यह नियंत्रण करके रखती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहा जाता है एड्रिनेलिन, और एड्रिनेलिन को लड़ो और उड़ो वाला हार्मोन कहा जाता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कपट तथा कपाट शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखिए दोस्तों, कपट का मतलब होता है धोखा और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शामिस का विलोम है? अब शामिस का अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, शामिस का अर्थ होता है मांसाहारी। तो आमिष भी मांसाहारी, मिस कोई शब्द नहीं, मांसाहारी तो मांसाहारी है ही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी निरामिष, क्योंकि निरामिष का अर्थ होता है शाकाहारी और शामिस का अर्थ होता है मांसाहारी। अगला प्रश्न, मनोरथ का संधि विच्छेद। देखिए दोस्तों, मनोरथ शब्द कहाँ से टूटेगा? तो मन से टूटेगा, और जब मन से यह टूट रहा है तो इसके बाद ओ की मात्रा आ रही है। तो ऐसे कोई भी शब्द हो तो उसमें हमेशा विसर्ग संधि होती है, और मन के बाद विसर्ग लग जाएंगी। तो इसमें है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में तो मान लिख दिया है तो इसलिए गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, मनः धन रथ बराबर मनोरथ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक अन्य तीन से भिन्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगोचर का अर्थ होता है जो इंद्रियों से परे हो, अर्थात जिसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। अतीन्द्रिय का अर्थ क्या होता है, जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इंद्रिय अतीत का अर्थ भी क्या होता है, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। और ऐन्द्रिक का अर्थ होता है जो इंद्रियों से संबंधित हो। तो अगर आप ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन बी देखें और ऑप्शन डी देखें, तो ए, बी और डी ऑप्शन में तो ये अर्थ होता है कि जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, जबकि ऑप्शन सी है कि जो इंद्रियों से संबंधित हो। तो विकल्पों के हिसाब से ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा, ऐन्द्रिक। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, ब्रेक को डाउन कर देना, यानी किसी काम को रोक देना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, टू स्टॉप वर्किंग। अगला प्रश्न, फाइंड द सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। अब देखिए दोस्तों, बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु। तो बेनेवोलेंट का मतलब दयालु, तो काइंड का अर्थ भी दयालु। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब जिसकी स्पेलिंग सही है वो वर्ड आपको चुनना है। वर्ड के हिसाब से देखिए तो एकोमोडेशन लिखा हुआ है। याद रखिएगा, एकोमोडेशन में सी भी डबल होता है और एम भी डबल होता है, और उन दोनों के बाद ओ आता है। तो ऑप्शन बी में ही ऐसा हो रहा है कि डबल सी के बाद भी ओ है और डबल एम के बाद भी ओ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में होगा। अब दोस्तों, 23वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे कब, यह भी पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 2022 में जो खेल हुए थे वो 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे। कहाँ हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे। इस वर्ष का 2025 का कबड्डी विश्व कप कहाँ हुआ है, वो भी इंग्लैंड में हुआ। अब 2022 में जब 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे तो 4 साल बाद होंगे, यानी 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे तो वो हैं 23वें राष्ट्रमंडल खेल। और ये कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, ये आयोजित किए जा रहे हैं स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की स्थिति क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन बी 115 है। 2025 के अनुसार 115 है, लेकिन 2024 के अनुसार भारत की स्थिति 116वीं थी। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में सभी नगर निगम को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर वही है जो आपका यूपी SSSC पेट का पेपर करा रहा है, यानी ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरल सा भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कोई डाउट हो या कोई प्रश्न हो तो दोस्तों आप उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।